अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान की बाबरकत साअतों की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में एक गरीब आदमी को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे फनकार उस्ताद सुरीले खान और उस्ताद पून खान, अपने अपने असातिज़ा और शागिर्दों के साथ। मैं कहना हुजूर, कल बजट की गुफ्तगू आपकी सुनी है तो जी चाहा है मुंह चूम ले जाके सरकार। हाय हाय हाय, इतनी अच्छी बात की है कि माड़े बंदे की तो सुनवाई कोई नहीं है। हाय हाय, हुण इदों माड़ा ते मैनूं कोई लब्भा नहीं सी जिहड़ा लैके आउंदा। थोड़ा सा हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखा करें, आपके उस्ताद भी हैं और आपके ससुर भी हैं। मैं सदके जाऊं जी, इसीलिए तो इनको लेके आए हैं कि चले जरा पाजी चल के बताएं जुनेद साहब को माड़े बंदे के साथ क्या बीत रही है। आला दुनिया वड्डे लोग, बरीक आदमी, और एवं नहीं जब बरीक होए भुखा ही इन्नियां वेखियां ने, बरीक हो गए। पुत मेरे है रोंदना मारी मैं सदके जनाब। ये आप बताएं ना, रमजान में एक आम आदमी को क्या मुश्किलात पेश आती है, बात करें। है पुत, गल की करनी है जनेद पुत? करो करो जनाब, इसलिए उन्हें तुहानू बुलाया, और तुहाडे की शरबत ते नहीं रखना। पुत मेरे रोंदना मारी। मैं खैर होवे जी, मैं ताबेदार दसो जनाब। जनेद पुत गल की दसनी है तेन? उतले लेवल च आपस च पैसे वंडी जाण डे, हां जी। थल्लड़े लेवल ते कोई गरीब आदमी मस्कीन होवे ते ओदे हल वेंदा ही कोई नहीं। हां जी, और अगर वेख लवे ते ओदा हासा निकल जांदा। पुत मेरे रोंदना मारी है बच्चे। ना ना रोंद नहीं मारना, जो ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਕ ਚ ਇੱਟ ਮਾਰਨੀ। आख लो मरे शोखिया, एडी बरीक टाइल सिर्फ मुगलों के मिस्त्री इस्तेमाल करते सी। मरे तू तेरा दौर फिटे मुंह। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਸਤੇ ਰਸ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ 'ਚ ਡੋਬਦੇ ਹੀ ਲੱਕੋ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तू तेरा केड़ा जा रहे ना पिंडा मिलदा है शोखिया, पिंडा वाल बेटा तेनू भी जदों वेखिया है हुक्के नाल लटकदी ही वेखिया। जुनेद साहब, ये जो लोग आपस में कर रहे हैं इसे जुगते कहते हैं ना? ये हमारे लिए जुगते हैं, आपके लिए मैथमेटिक है। कौन ने बड़ा इन्हां दा बाल्टियां वर्गा मुंह लवे मावला है। और परले वाल ते वेख को सिर दी टाकी कढ के ले गए। गौर ना तो देखो, लगदा तलवार मारी बेची रह गई भेंट। उधर देखो, उधर देखो। मैं कहता हूँ इसको फ्री कोई ना देखे, ये बड़ा महंगा बिकता है। हाँ जी, बर्फ ते ला के। ਬਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ, ਤੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਆਟਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਖਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਲੱਗਦਾ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਬ ਦਾ ਛਿੱਲੜ ਲਾਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲੀ ਬੋਰ ਬਚੀ। मरे माजूर बच्चे दी कोनी। आपके शागिर्द को यार जुगते हो रही है, आप खामोशी से सुन रहे हैं। जुनेद साहब, हम जुगते नहीं कर सकते ना, ये हमारा फील्ड नहीं है। हाँ जी, ना करो जुगता, फिर आप भूखे मरोगे। अगर हम जुगते करेंगे तो हमारा ग्राफ गिर जाएगा। यस। ओ पुत मेरे ओ मैं अपना सारा जिम्मेदारा छड़ के तेरे को होना पुत। जी मैनू मां जी ने कहा सी इन्हां नूं अपने कोल बुला ले, असीं इन्हां दे जिम्मेदारी ते पोचा फेर के ते उत्थे मंजी डाणी है। ओ पुत मेरे रोंदना मारी है मेरे। ये आज की टक्कर मारांगा। ये नुकसान होता है जुगतों का, आपस में लड़ पड़े हैं। देखें पुत्र, तेन जुगतां दे सारे नफे नुकसान दा पता है, करदा नहीं पिया तू। क्यों करें हम? आई कांट डू इट। अरे मौला, भाई मैं क्यों कहूं कि ऐसा सिर इंज जिवें बतख पुठी की थी। जुगतां नहीं आउंदियां, बतख पुठी भी कीती। नहीं कह सकता कि मेरा चाचा इंज जिवें मोहम्मद रफी दा वर्ची हुंदा है। मैं क्यों कहां कि तेरा सौरा इंज जिवें मरने वाला यार हुंदा है। जाहिर है, आपका ना स्टेटस है, ना स्टाइल है, ना फील्ड है ये। ओह गुड। ओ पुत मेरे मेरी बड़ी बिस्ती होंदी है। मैं चले जाना पुत, मैं चले जाना। मैं आप छड्ड के आवांगा, फिक्र ना कर। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੱਬ ਤੇ ਜਾਣਾ। चले जा, तेनू केड़ा किसी ने बुक्के दे के टोरना है। ओ पुत मेरे
ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਚਲੇ जाना। एक मिनट साल वो जनाब गल करना है जुनैद साहब फोन पे आप कहते हैं कि बुलाएं इनको हमने गुफ्तगू सुननी है इत्थे ले आके उन्होंने तुसी इन्हां ते कारीगर ला देंदे खुद ही शुरू हो जाते हैं। महंगाई की बात करें ना करे ना ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ रो बाबा इत्थे केड़ा किसी चुप कराने था मैं क्या हजूर जे कुछ पूछना जे तो पूछ लवो नहीं तो फिर मैं वापस ले जावा महल्ले दे बच्चे भी उड़ीकन डे होने पूछने के लिए बुलाया है ना। दसो पाजी दसो हमने कल बजट तकरीर में इसहाक डार साहब को ये कहते हुए सुना है कि पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है जीडीपी में इजाफे का, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्तिसादी तरक्की की शरह नमू में 10 साल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जरा बताएं तो सही। क्या जड़ा नमू की इक्तिसादी शरह का बजट किया है इन्होंने ये किथे किया ने कल बजट तकरीर में कहा तो जिन्नू किया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਇਸ ਗੱਲ कौम के लिए कहा है। ਤੇ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੌਮ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं नहीं ऐसा ना कहे, अपना ऑफिशियल वर्जन दे आप हमें। लो जी हजूर हाँ जी। दियो जरा ऑफिशियल वर्जन तेरे डार सदके लख वार सदके तेरे डार सदके लख वार सदके ऐसा बजट दिता समझो बार सदके तेरे डार सदके लख वार सदके तेरे डार सदके कुछ खून सड़ा कुछ खून सड़ा कुछ कर्ज बड़ा इस बजट से और क्या फर्क पड़ा सरकार सदके दिता मार सदके सरकार सदके हाय दिता मार सदके ऐसा बजट दिता समझो बार सदके तेरे डार सदके हाय हाय सरकार सदके दिता मार सदके हाय ये है जी ऑफिशियल बयान हमारा ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ तो और कैसे लेते हैं। ਲੋ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੱਤੀ ਲੈ ਲਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲਨ ਲੈ ਲਿਆ ओए कूड़ा उधर गौर कर जरा मेरे ऐसा भैड़ा इशारा करना अगले दाल ही देंदे ने उधर वेख मुंडा बोटी वाला इशारा करन दे ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ हाय, अचानक पुत्र केड़ा इशारा है कि लाटरी जड़ी अचानक निकली ऐसे फंड्स आए ना कि ये करें उस्ताद जी। हाँ जी अगर कोई माई दरवाजा खोल के आवाज मारे तो फिर ये फन जाया किया आप जी ले ख्वाब जी ले दूरी सही जाए जियोग्राफिक वाले समुद्र के थल्ले कैमरा लेके जान उथे हो जी चीजा तैरन नहीं आपने टेंशन नहीं लेनी उस्ताद जी। हाँ जी। जगह अच्छी बताइए। हाँ जी नो नो लोड शेडिंग बहुत अच्छी जगह है समंदर हाँ की जी, बेहतरीन जगह है उधर जो गोते नाल मार जाएगा तो आपे तर के उत्ते आ जाएगा ये टेंशन वाली बात है। ओ भाई आपको बजट पे बात करने के लिए बुलाया है, आप लाफ्टर ले रहे हैं। ऐसे तो बजट बजाते खुद एक लाफ्टर था, लेकिन फिर भी उसके जो टेक्निकल पहलू है उन पे बात करें। तो टेक्निकल पहलुओं पे बात करनी थी हजूर तो सियाने बियाने बंदे बुलाते यहाँ तो जुगत ही होनी है आपने कौन सा अकील करीम डैडी और सलमान शाह बुलाए हुए टेंशन न ले, बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं। नॉन फाइलर्स पे 8 अरब रुपए से ज्यादा के इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। इस पे आप कुछ नहीं कहेंगे? ये सर जी ये तो हल्ले बजट का पहला पावर प्ले हल्ले तो 40 ओवर पे इस बारे में हमारा ऑफिशियल बयान जरा सुनिए मैं
खर्चे बढ़ाएगा बजट आहिस्ता आहिस्ता कई टैक्स बढ़ाएगा बजट आहिस्ता 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 समझ इतनी है आई ये है बस लफ्जों की फनकारी हमारा दिल जलाएगा मगर आहिस्ता जबरदस्त। आहिस्ता सिर्फ शौकी है। शुरू में ये कहेगा घर से मैं तो खा के आया हूँ देख पूरी मुकाएगा मगर आहिस्ता 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 आपने टेंशन नहीं लेनी उस्ताद जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता खा ही नहीं सकता। यस वाह आपको तो ये टैक्सेस डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप तो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, कोर्स तो आपको तो मुतासिर करेंगे ना बजट। पता की कहन डे है गुस्सा ना करो हाँ जी ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ मैंने तो लगता ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ यार बहुत ज्यादा बाहर का गैर मुल्की सफर करते हैं। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਰੀਏ ਸਫਰ ਮਗਰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ दिखाऊं आपको बाहर खड़ी मर्सिडीज। ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ हमारी अपनी ये पुश बटन से स्टार्ट होती है। पुश बटन से नहीं पुश लुगाम से स्टार्ट होती है मरे तू ढगे का मुंडा हुंदा ਬਸ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਵੇਖ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਨ ਚ ਮੱਖੀ ਡਿੱਗੀ। ਆ ਵੇਲਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ मैं आप छड़ के आवांगा भाजी ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ? ओहो, हमें ऐसी बातें जेब नहीं देती। किराए का पक्का, हम तो सेंट्रली एयर कंडीशन लोग हैं। तुम सेंट्रली एयर कंडीशन लोग नहीं सेंट्रली एयर कंडीशन हाल हो और तुम थोड़ा सा नाल हो। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਖੋਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਫੱਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ। ਹਾਏ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ भाईजान बजट बजट। जी जनाब बजट बजट इस बच्चे ने कब मुंह बजट रखे डार साहब ने ये नवीद भी सुनाई है कौम को कि 2030 तक पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाए। हाय 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 इस बारे में हमारा ऑफिशियल बयान सुन ले ਡਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਹਾਏ। ਗਈ ਡਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਡਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लजी सबको मेरी तरफ से और हस्बे हाल की तरफ से पहली शहरी की मुबारकबाद हो खैर मुबारक। शहरी की मुबारकबाद, रोजे की मुबारकबाद दो। यार पहले शहरी खाएंगे तो रोजा रखेंगे ना, पहले शहरी की तो मुबारक ले लो फिर रोजे की भी मुबारक दे देंगे। शहरी को यार इजी ले रहे हो जिसमें सच्ची मुच्ची के परांठे और दही होता है चलो फिर ये भी सुन लो कि ये थोड़ी देर पहले मुझे पहली इफ्तारी की मुबारकबाद दे रहा था गोगा। तेरे सदके जाऊं कट्ठा वेग शर्म से ऐसे हो रहे जैसे मैं भी शयात है और मुझे कह रहा था कि रोजों में पतले होने का एक नुस्खा बताऊं। अच्छा। मैंने कहा जरूर यार। कहता है 2 आम लो, आधा किलो दूध लो, आधा पाव चीनी लो, कहता है उसको शेकर में डालो, अच्छी तरह से शेक करो। अच्छा। कहता है फिर मुझे बुला लो इफ्तारी के थोड़ी देर बाद। कहता है मैं वो शेक पी के तो तुम्हारे पतले होने की दुआ करूंगा। तेरे सदके जावा मलंग हकीमा
एडा दी दुआ च असर हुंदा ते अपनी वेस्ट दी 160 हुंदी। अच्छा जी, ये रमजानुल मुबारक का महीना चूंकि शुरू हो गया, इसलिए मैं फिर एक दफा गुजारिश करनी चाहता हूं अपने सामाइन के सामने कि प्लीज अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब, अपने जो काम वाले हैं, अपने जो मुलाजमीन हैं, आपके जो अंडर काम कर रहे हैं दफ्तरों में, सबका ख्याल जरूर रखें। रमजानुल मुबारक में ये खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि आपके दूसरे वर्कर ने अगर रोजा रखा हुआ है तो उसको थोड़ी बहुत सहूलत जरूर दी जाए कि उसे रोजा लगना ना शुरू हो जाए। बिल्कुल जी, क्या है पहली खबर? मुल्क भर में पहला रोजा कल होगा। पोपल जई को फिर एक दिन पहले चांद नजर आ गया। कहते हैं हमें 13 शहादतें मिली। यार वैसे पोपल जई साहब जो हैं, इनसे पूछो तो सही इनकी किस कंपनी की आंखें हैं जो मेरा ख्याल है नॉर्वे में भी चांद हो तो देख लेती है। जैसे हमारे मोहल्ले में एक भाई है, उसको खिड़की में चांद नजर आ जाता है। मेरा एक दोस्त है, वो टीवी पे अमानत चांद को देख के कहते ही चांद नजर आ गया। या अल्लाह, उस अपने दोस्त को फौरन डॉक्टर तैयब साहब को दिखाओ। यार उसने बेचारे ने असली चांद कभी देखा नहीं ना। यार फिर भी आंखें टेस्ट करा लेनी चाहिए। ओहो, मेरे हुस्न की वजह से लोगों का मेडिकल बजट बढ़ रहा है। बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है भाजनैल ये पोपल जी साहब उस बंदे वाला हिसाब कर रहे हैं जो छिलके समेत केला खा रहा था। पास से किसी ने कहा कि भाई जी केला छिल के खाई दे। कहते जी क्यों छिलना, मैनू पता है इहदे च केला है। सो मेरा ख्याल है पोपल जी साहब भी बाहर निकल के चंद देखते नहीं, वो कह देते हैं अंदर से ही कि मैनू पता है आसमान से चंद है। गलत और सही की बहस में जाए बगैर देखा जाए तो ये सूरत हाल है कितनी अफसोसनाक कि हर साल पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन जाता है कि ये लोग एक दिन रमजान और ईद भी नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, हर दफा कोई ना कोई ऐसा इख्तलाफ जरूर खड़ा हो जाता है कि शर्मिंदगी से बंदा एक दूसरे का मुंह बेहरा हो। अच्छा जी, वफाकी बजट में सदर ममनून हुसैन की तनख्वाह में 6 लाख का इजाफा। तनख्वाह 10 लाख से बढ़कर 16 लाख हो गई। मैं सदके जाऊं, सियाने ऐसे ही नहीं कहते कि एक चुप ते 100 सुख। देखो यारा ममनून साहब कैसे चुप वटी है उन्होंने कि 6 लाख का इजाफा करा लिया, और अगर कहीं थोड़ा बहुत बोल रहे होते तो 12 लाख ही ਵਧਣਾ था। अब कितनी तनख्वाह हो गई है जी माशाल्लाह? 16 लाख। ओ मेरे अमाल का अल्लाह जी, दुनिया का वाहिद बंदा होगा जो चुप करके पैसे बांट रहा है। लगे बंदा चुप करके दड़ बटता है और ये पैसे बांट रहे। बल्ले 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 बल्ले। यहाँ तो ये कहना बनता है कि एक चुप ते लखा चौक। यार तुम ये देखो अजीजी कि ना बुजुर्ग बंदा बह के वाण ही बटता है, ये लखा वटन दे। ओए होए, आला ममनून साहब जितना को काम करते हैं मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा इनको 17,600 रुपया मिलना चाहिए। 17,600 रुपया सदर के दफ्तर के बाहर खड़े हुए उस बंदे की तनख्वाह है जो रोजाना सदर साहब को सिर्फ ये बताता है कि हुजूर आपने शेरवानी के बटन गलत बंद किए हुए हैं। 16 लाख रुपया। वो एक लड़का लग गया ना लड़कियों के कॉलेज के अगे चौकीदार, महीने बाद उसे तनख्वाह मिली तो खुशी से पागल हो गया। कहता मैनू तो पता ही नहीं कि नाल तनख्वाह भी मिलेगी। ममनून साहब भी जब तनख्वाह लेते हैं तो बेचारे खुशी से निहाल हो जाते हैं कि यार नाल तनख्वाह भी मिलने से। वफाकी बजट के ही हवाले से अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद साहब कहते हैं हुकूमत ने बजट में मजदूर की तनख्वाह कम अज कम 15,000 मुकर्रर की है। आजकल 15,000 में तो बकरी भी नहीं आती। बहुत अच्छे शेख साहब, ऐसे तो मैनू भाई बकरियां वाले ही लगे हो। हजूर गुस्से में मिसाल तो कोई ठीक नहीं, ये कौन सी मिसाल है? गरीब आदमी का क्या तल्लक है जी बकरी के साथ? आप यूपीएस कह दें, चलो साइकिल कह दें, को आटे की बोरी कह दें, 15,000 की तो बकरी नहीं आती। ये क्या बात हुई? आपको मैं एक मशवरा दूं, मुझे एक सियाने बंदे ने कहा कि भाई जी टेलीफोन जो होता है ना मोबाइल, इसको रोजाना एक दफा ऑफ करके ऑन करते हैं, फिर ये मसाइल पैदा नहीं करता। इसी तरह मैं आपको ये मशवरा देता हूं, तुसी रोज सवेरे एक बारी विग जरूर धो लिया करो अपनी। इस तरह ये फिर दिमाग को वाशवा लगती है तो बंदा ठीक बातें करता है।
और वैसे भी मेरा ख्याल है अब आपने घर बहुत बड़ा बना लिया, अब आपको बाहर की इतनी खबर नहीं है। अवामी सियासतदान नहीं अब आप रहे। 15,000 दी बकरी आ जाती जे, बल्कि 8-10 हज़ार दी भी आ जाती। उधर दुध नहीं देंदी, मेंगना ते वो भी देंदी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚ ਮੇਂਗਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। शेख साहब इतने कदावर सियासतदान है, कैसी बातें कर रहे हाँ हैं जी, उनके बारे बड़े कादावर सियासतदान है, इसलिए उन्होंने बकरी भी कादावर सोची हुई है, जो 15,000 की नहीं आती। में? और उन मजाक शुरू कर देते हो सकता है शेख साहब उस बकरी की तरफ इशारा कर रहे हो जो मदारी के पास होती है, जो एक पाए पे अपने चारों पाँव खड़े करके तो खड़ी हो जाती है। हाँ, लो जी, फिर बकरी 8,000 दी तो 7,000 शेख साहब ने उधर ट्रेनिंग फीस दा लाया। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है हुकूमत ने भी बिजली की बचत में दिलचस्पी नहीं ली, वो इस कोशिश में लगी रही कि नए से नए प्लांट का इफ्तिताह होता रहे। वाह रे वाह, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब वाहिद वजीर हैं जो अपनी शिकायत सबसे पहले खुद लगाते हैं। अपनी शिकायत नहीं लगा रहे, हुकूमत की शिकायत लगा रहे हैं। वो किस बात का? मामला मेरा ख्याल है गड़बड़ है। अच्छा। मामला ये लग रहा है कि ये 2-4 दिन पहले साहिवाल में जो कोल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ है ना, हाँ जी, उसमें मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब को चाय के साथ कोई बिस्किट शिस्किट नहीं मिले। बहुत अच्छे। तुम क्या कहते हो, बिस्किट को क्या कहते होते हो? टिकियां टाफियां? लेकिन चाय के साथ तो नहीं टिक्की टाफियां होती हैं। अरे बिस्कुट शिस्कुट बिस्कुट ही नहीं ठीक मिले। है। यार जिस तरह की इनकी प्रोग्रेस है, अल्लाह का शुक्र कर इनको सादी चाय मिल गई है, तुम साथ बिस्कुट मंगवा रहे हो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में एक ऐसे शख्स को खड़ा किया गया है जिससे खास तौर पे रमजानुल मुबारक में कमोबेश हर शख्स को वास्ता पड़ता है, यानी एक पकौड़ा और समोसा फरोश। मेरा ख्याल है अगर आप जुनैद साहब इसकी जरा तारीफ ये इस तरह की कर देते कि रमजानुल मुबारक में रोजेदारों का खिदमतगार, तो वो ज्यादा अच्छा था। जितनी मेरा ख्याल है पकौड़े समोसे बेचने वाला रोजेदारों की खिदमत करता है, इतनी महल्ले में कोई भी नहीं करता। अगर तुम्हारी नीयत खिदमत की हो तो तुम्हें खिदमत का सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी नीयत तो होती है लूट मार की। भाईजान, नीयत अल्लाह के फजल से खिदमत की होती है, इसीलिए तो दोपहर को ही आके बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं तड़ातड़ बनाने के लिए। और आप ये देखें कि यही काम अगर घर में हमारी माएँ बहनें करें तो ना उनसे समोसा 3-4 घंटे में तैयार हो सकता है, ना पकौड़ा। जो भी तैयार होगा वो साफ सुथरा होगा, हाँ जी। इकोनॉमिकल हो। साफ सुथरा ही बेचता हूँ जनाब, मैं कौन सा रेत वाले पकौड़े बेचता हूँ। यार बोलते नहीं, खा के आए हो तुम तो, साथ 2 प्यालियां चटनी पी है तुमने। दसन लगा ये बराबर दे पकौड़े बनाते जी, बराबर के क्या मतलब? अद्धा बेसन अद्धी रेत। अगर मैं ऑन कैमरा बता दूं ना कि तुम पकौड़ों और समोसों में क्या क्या डालते हो, हाँ। तो लोग बाजार से ये दोनों चीजें खरीदना छोड़ देंगे। तो वो सब्जी मंडी जाते हैं, वहां पे जो बची कुची गंदी गलीज सब्जी होती है ना, वो उठाते हैं, बगैर धोए डाल देते हैं उन चीजों में। ऐसा करते हो या नहीं करते? देखिए, आपने जो इल्जाम लगाया, मैं मानता हूँ हम सब्जी जाके सब्जी मंडी से ही लाते हैं, वो सराफा बाजार से तो मिलती नहीं है। लगाया कि हम फल से चुपली सड़ी के लेते हो ले जहाँ तो मिलने हैं के लिए 40 लेके आते हो। टका साफी होया 38 है लाके तड़ी बात ये हो इंसान गला हुआ तो नहीं कह सकता है, मगर गली सड़ी नहीं हम डालते, हम फ्रेश ही डालते हैं, चूंकि हमें पता है कि भाई लेनी है अगर चीज तो अच्छी चीज ली जाए। गले होए छड्डो, मिठे आलू पाਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ। बेटा तेरा मिठे आलूआं ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕੌੜਾ ਤੇ ਟਾਈ ਤੇਰੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ। सजा बता दे, सजा के पतंग। सर, इन पे एक ये बड़ा इल्जाम है कि ये इस्तेमाल शुदा गंदे तेल में पकोड़े निकालते हैं, और उस वक्त तक तेल नहीं बदलते जब तक तेल हाथ जोड़ के ना कहो भाई मेरा तेल निकल गया। ओए ओ पकौड़ियां कड्डण वाली छाननी, वो अकल नु हाथ मार, तेल ने कहां से इल्जाम का हाथ जवाब दो। ओ भाई जी उसको भी तो देखे क्या इल्जाम लगा रहा है, तेल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, तेल कहां से हाथ जोड़ सकता है जी?
सर जी वैसे क्या सही रहा है, अगर तेल हाथ जोड़ेगा तो वो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। देख लो हम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मोबाइल ਦਾ ਡੱਬਾ ਖੁਦ ਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਤੇਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। अच्छा यार, एक और इल्जाम जिसमें बहुत ज्यादा सदाकत है वो ये है कि आप लोग हाइजीन नाम की चीज से बिल्कुल वाकिफ ही नहीं हो। गंदे हाथों से इर्द गिर्द सारा माहौल गंदा होता है, गंदगी के साथ। ਇਹ ਹਾਈਜੀਨ ਕੋ ਇੰਜਨ ਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜੀ। हाइजीन का मतलब है हिफ्जाने सेहत। हाँ जी। ये हिफजान साहब कौन है जी? यार मेरा मतलब है कि सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, गंदे मंदे हाथों से काम करना शुरू कर देते हो। लो ओहो बाबू जी सारियां गल्लां ना खोलो, मैं आधा किलो पकौड़े खा के आया ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਰਹਿਣਾ? ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ गल तो वैसे मैं भी सही कह रहा हूँ भाईजान, मैं अल्लाह के फजल से साफ सुथरे पकौड़े भाईजान तलता हूँ, मैं गंदगी नहीं करता। जाने दो यार। अच्छा, एक और इल्जाम ये है कि वही पकौड़े जो रोजों से पहले तुम 300-320 रुपए किलो तक फरोख्त करते हो, यकम रमजान को तुम्हारा रेट डायरेक्ट हाँ जी। 400 रुपए को टच कर। जी बताओ, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का मामला है ना जी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ जाता है। ये डिमांड एंड सप्लाई नहीं, शर्म एंड हया का मामला है। भाईजान आपने तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता जसूस भी पेंट कर देना है। ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਸੂਸ? ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਨਫਰਮ ਜਸੂਸ। यार ਜਸੂਸ ਹੈ ਜੀ। सर जी, इन पे एक इल्जाम ये भी है कि ये बेसन में आटे की मिलावट करते हैं और ऊपर पीला रंग भी छिड़क देते हैं उनको। ओ भाई वेसन गुफ्तगू तेरी पुराना सूट मंगन वाली है, तबीयत तू ईडियो हेल्थ वाली बनाई। इल्जाम का जवाब दो। सर कौन सा इल्जाम जनाब? आटा किस लिए मिलाते हैं? आटा भी बड़ा महंगा है, हम पागल हैं आटा मिला मिला के बेसन बेचे। ओ, बेसन से तो सस्ता है ना। सस्ता है तो क्या हुआ यार, हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं, अगर बेसन महंगा है तो हम पैसे महंगे ले लेते हैं, इसमें कौन सी बात है? ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮੋਸੇ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। नुकरा तो समोसे दियां की करनी है, समोसा खाने के समोसे नाल खुरकना ही। चले सर सारी बातें छोड़े, इससे ये पूछे कि जब इफ्तारी से पहले दुकान पर रश पड़ता है, ये कच्चे समोसे कच्चे पकोड़े निकाल के ग्राहकों को देता है, इसका क्या हल है? अब बताएं जी। और एवं बाबूजी ये शुगल में लगे हुए हैं जनाब, हम पागल हैं कच्चे समोसे बेचेंगे या कच्चे पकौड़े बेचेंगे? जो बंदा लेके जा रहा है वो बेवकूफ तो नहीं है, वो आंखों से अंधा तो नहीं है ना, उसको जब नजर आता है पकौड़ा पक गया या समोसा पक गया फिर ही वो लेके जाता ਉਹ ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਕਿਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आते गालां कढ़ देने तो उन्होंने रोदा खराब होंदा, मेरा की जांदा जी। यार इसके इल्जाम का जवाब दो। वो भाईजान देखें तो सही इल्जाम लगा कौन रहे हैं? इन्होंने तो मेरा ख्याल है आखिरी समोसा 3 साल पहले खाया हो, वो भी इफ्तारी के वक्त नहीं, ईद वाले दिन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਡੀਸੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਛੱਡੇਗਾ। कचौरी इस किस्म दी बनाਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਬੇਟਾ ਕਚੋਰੀ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਖੱਟੀ ਟਾਈ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਨੁੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਦੀ? ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਬਣ ਗਈ। चल ए दूजा दानिशवर से तुसी जनाब भाई उनसे बात करो, मेरा तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है। प्रॉपर्टी उबाल के समोसे च पाना ये सारे ते लांदे ने ना रेड़ी ते एंकर तुहाडा घर बना के समोसा दुकानां ते सप्लाई कर। क्या फजूल है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये पिछले दिनों अजीब अजीब सी खबर आती रही है, कराची से समंदर के किनारे साहिल समंदर मौतें बहुत होती हैं यार, बेशुमार है इस तरह का, मतलब रोजाना ही कोई ना कोई वहां पे लड़के बेचारे तैराकी करते हुए मर जाते हैं। और ज्यादा शोर भी नहीं मचता, मीडिया में भी उस तरह से बात नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। मतलब एक हफ्ते में 18 अमवात कोई मामूली बात नहीं है। एक हफ्ते में एक हफ्ते में 18 अमवात कराची के साहिल समंदर पे हुई हैं और हमारे कानों पे जूं भी नहीं रेंगी, पता भी नहीं चला। मामूली सिंगल कॉलम खबर आई है हमारे यहाँ। नहीं तो ये किसकी नेग्लिजेंसी है, किसकी बुनियादी तौर पे तो
ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی نیگلیجنس ہے، لیکن بات یہ کہ عوام کو بری ذمہ قرار تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن پھر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ عوام ہماری کتنی خواندہ ہے، اس کو کس حد تک قصوروار قرار دیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے مہذب ملکوں میں اگر اس فگر کو دیکھا جائے کہ ہر سال کراچی کا ساحل 150 سے زیادہ انسانی جانیں نگل لیتا ہے. Would you believe it? 150 سے زیادہ انسانی جانیں کراچی کا ساحل نگلتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میرا خیال ہے دہشت گردی کی نظر بھی نہیں ہوتی اتنی انسانی جانیں سالانہ بنیادوں پہ جتنا کراچی میں ساحل نگلتا ہے لوگوں کو. نہیں تو ادھر کوئی اس کا بندوبست نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی کوئی سیفٹی، کوئی ایسی حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ تم دیکھو نا، اب 2008 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو خطرناک علاقے ہیں ساحل کے وہاں پہ جالی لگا دی جائے گی، باڑ لگا دی جائے گی. وہ باڑ، وہ حکومت بھی ختم ہو گئی، رات گئی، بات گئی، اس کے بعد یاد بھی نہیں کون سا منصوبہ تھا، کہاں گم گیا. اب یہ دیکھو، یہ کم و بیش کراچی کا جو ساحل ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اب لوگ جو ساحل کا رخ کرتے ہیں ان کی تعداد میں تمہیں بتاؤں تو تم حیران رہ جاؤ گے. ویکنڈز پہ یعنی 2 دنوں میں 10 لاکھ لوگ کراچی کے شہری وہ ساحل کا رخ کرتے ہیں. 10 لاکھ اوسطاً. 10 لاکھ؟ ہاں اسی لیے یار مایوں سے ادھر ہی ہفتہ نہیں شوٹنگ کرتے. ہمایوں سعید نے تو میرا خیال ہے ساحل سمندر پہ اپنی کشتی بھی ڈالی ہوگی. بھائی ہمایوں سعید صاحب تو نواب آدمی ہے، کھاتے پیتے آدمی ہے، تمہارے والی عمر ہو گئی ابھی تک ہیرو آ رہے ہیں. لیکن میں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں یار وی بوتھ آر ٹو ینگ. دونوں کو لائسنس لینا پڑتا ہے کہ ہم ایڈلٹ ہیں، فلموں میں کام کرنے کے لیے انٹائٹل ہیں، 18 سال سے اوپر کے ایسے کر سکتے کیمروں کے سامنے نہیں کر سکتا. اب کراچی میں ہو پتا کیا رہا ہے، کراچی کے جو اصل سپاٹ تھے نا، جو بیچ پہ جو خوبصورت سپاٹ تھے ہاکس پہ وغیرہ، یہاں پہ تو روسا نے اور ایلیٹ کلاس نے ایک طرح سے قبضہ کر لیا ہوا ہے. ہٹس بنا لیے ہوئے ہیں، بینگلوز بنا لیے ہوئے ہیں، اور وہاں جانے والے تمام راستے زبردستی بند کر دیے ہیں. حکومت کو کوئی کرایہ بھی نہیں دے رہے. اب بیچاری عوام کے لیے ان 10 لاکھ لوگوں کے لیے 3 یا 4 سپاٹس بچتے ہیں. ان کے لیے نہ وہاں پہ کوئی حفاظتی انتظامات ہیں. اب کم بیش میرا خیال ہے کہ 40 کلومیٹر کی پٹی ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اویلیبل ہے، کہیں وہاں پہ سپاٹس موجود ہیں. اب 40 کلومیٹر کی پٹی کو کور کرنے کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کم از کم 800 گارڈز ہونے چاہیے جو زندگی بچانے کے لیے وہاں پہ گارڈز ہونے چاہیے، باہر تیراک ہونے چاہیے. ان کی تعداد میرا خیال 60 یا 62 ہے. سر دوسرے ملکوں میں تو واچ ٹاور بھی ہیں، ہمارے ملک میں تو وہ بھی نہیں ہیں. زبردست یار، اس کو واچ ٹاور کا پتہ ہے. اس کو سب کچھ پتہ ہے. یہ 3-4 سال ڈولا مچھی بھی رہا. یہ تو پھر اس کو سردی زیادہ محسوس ہونی شروع ہو گئی، پھر یہ ریزائن دے کے واپس بندہ بن گیا. دیکھو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ کہتے ہیں، جو میں نے لمبائی بتائی ہے، وہاں پہ کم از کم 50 واچ ٹاورز ہونے چاہیے. ہمارے پاس 10 یا 12 ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کام کے. وہ بھی نہیں گئے جی، درختوں دے بندے چڑھائے نے، نال بیر کھاندے نال دھیان رکھدے نے. ہائے ہائے ہائے. ساحل سمندر پہ بیری میلے دفعہ میں نے دیکھی. نہیں ویسے یار پاج نے اسی طرح جو لائف بوٹس ہیں وہ بھی اتنی زیادہ لمبائی پہ کم از کم جو ہے 100 ہونی چاہیے. ہمارے پاس 10 سے بھی کم ہے، اور ان پر بھی مطلب ان کو دیکھو تو ترس آتا ہے یا ہنسی آتی ہے کہ اس پہ باقاعدہ پنکچر لگے ہوئے ہیں. او مائی گاڈ، سمندر دے وچ جا کے پتہ لگے جی پنچر لیک کر گیا ہے. اس بیچارے نے ایک ہاتھ نال پنچر چنگلی دیتی ہے، دوجے نال کشتی چلاؤن. اور اگر ایک اور پنکچر ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے آوازیں دینا شروع کر دے گا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. نہیں ویسے میں حیران ہو گیا ہوں یہ سن کے، اتنا زیادہ فرق ہے اور دھیان کوئی نہیں دے رہا. دکھ والی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی پلان کر نہیں رہا ابھی تک. اچھا ایک اور بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے لائف گارڈز اویلیبل ہیں نا اتنے علاقے میں، ان کی عمریں جو ہیں وہ 40 سال سے زیادہ ہیں، جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ 35 سال کے بعد لائف گارڈ کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور اس کو کوئی چیک نہیں کر رہا کہ بیچارے بزرگوں نے تکلیف دیتی ہے. اچھا اب میں آتا ہوں جو تم نے شروع میں بات کی ہے کہ عوام کا کیا فرض بنتا ہے. تو یہ ایک پاکستان لائف سیونگ فاؤنڈیشن ہے جو ساحل کا رخ کرنے والے شہریوں کے لیے کام کرتی ہے، NGO. اس کے CEO سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا 13 سال کا مشاہدہ یہ کہتا ہے
کہ زیادہ تر اموات ان لوگوں کی ہوتی ہے, ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو وہاں موجود فیملیز یا خواتین کو متاثر کرنے کے چکر میں, ہیرو بننے کے چکر میں زیادہ گہرائی تک چلے جاتے ہیں اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہائے 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 ہائے, یہ تو ہر جگہ پہ سیاپا ہے بھائی جی. آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں نا تو ہیرو جان بوجھ کے پلیٹ فارم پہ کھڑا رہتا ہے, حالانکہ اندر سے بیچاریاں تیاں پہنا کلپ رہی ہوتی ہیں کہ رفیق آیا ہونا, رفیق گڈی چلن والی آیا تیری مہربانی. رفیق وہ تو ہی گڈی چڑھ دے جو تو گڈی ٹر پئی, اور کسی لئے پھر ایسا ہو جاندہ کہ پیر سے ہی نہیں پہندہ تو پھر رفیق گڈی چڑھ جاندہ. سب سے جو ہماری حکومت کا افسوسناک رویہ ہے وہ پتہ کیا ہے, کہ جب بھی ایسے اچانک ایک دو دن میں اموات زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ساحل سمندر پر جانے پر ہی پابندی عائد کر دی جائے. یہ بڑا خطرناک رویہ ہے. لوگوں نے جانا تو ہے, اب لوگوں کے پاس, کراچی کے بیچارے شہریوں کے پاس دوسری کوئی تفریح تو ہے نہیں. جتنی بڑی تعداد میں بتا رہا ہوں, 10 لاکھ لوگ ساحل سمندر کا رخ کرتے ہیں. جب پابندی لگ جاتی ہے تو وہ پھر ایسے سپورٹس تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اتنی سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی, وہ اس سے زیادہ خطرناک سپورٹس ہوتے ہیں. سر جی ویسے معاف کرنا, کراچی کے شہری نہیں ہوتے, ایک ہی سمندر ہے, وہ پورے پاکستان سے لوگ ادھر گئے ہوتے ہیں. وہی یار گردوں کا انلیگل ٹرانسپلانٹیشن علا صاحب, لیگل ٹرانسپلانٹ کا کوئی بندوبست کر نہیں رہی حکومت, پھر انلیگل ٹرانسپلانٹیشن کرانے کے لیے بیچارے لوگ جو ہیں وہ زندگی اپنی بچانے کے لیے, کو سنا ہے افغانستان کے تمبوؤں میں جا کے آپریشن کرا رہے ہیں, کو کشمیر کی چگیوں میں آپریشن تھیٹر بنوا کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر جا کے لوگ آپریشن کراتے ہیں, غلطی سے پاس بیٹھی ہوئی بکری کا گردہ نکال کے بندے کو ڈال دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے جی چاچی اور اندھا گردہ سسٹم تے ٹھیک ہو گیا, مگر ان چاچی غلطی کرے تو چاچی اور ہی بول دے بہت برا نے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.